नमस्कार। आप देख रहे हैं द मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर धनंजय धीरज, जाने माने देश के शिक्षाविद और गया कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष। सर, आपका मुंगेरी लाल में बहुत बहुत स्वागत है। सबों को नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सर, आज की जो राजनीति जो चल रही है जिस तरह का, उसमें कई एक सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें आज की राजनीति को कैसे देखते हैं आप, और कहां जा रहा है और किस ओर जाकर राजनीति का भविष्य रहेगा। देखिए, एक बात है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो राजनीति में सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हो, हर एक आदमी राजनीति से जुड़ा हुआ है। और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं राजनीति में रुचि नहीं रख सकता हूं, राजनीति से मेरा संबंध नहीं है, क्योंकि इस देश में जो भी नीतियां बन रही हैं, द एजुकेशन विच आवर किड्स रिसीव, द मेडिसिन विच वी टेक, everything is being decided by the policies, and policies were prepared by government, and government is elected by the people of this country। तो कहे अनकहे हर व्यक्ति राजनीति का हिस्सा है, हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है। रह गई बात, आपका प्रश्न है कि कैसी राजनीति आज इस देश में चल रही है, किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि निश्चित रूप से जो राजनीतिक दौर देश की आजादी के पहले चल रहा था, जैसे राजनेता कल थे, आज उस तरह के नेताओं का अभाव है, आज वैसे राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है। हमें ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे देश के नेता हुआ करते थे, भगत सिंह भी हमारे ट्रू लीडर थे, महात्मा गांधी भी हमारे लीडर थे, सरदार पटेल भी हमारे नेता थे। लेकिन आज वैसे नेतृत्व का अभाव हो रहा है, और इसी के कारण देश का जो राजनीतिक भविष्य है वो थोड़ा थोड़ा हम सबों को चिंतित करता है, क्योंकि राजनीति आज थोड़ा सा डिरेल हो रही है। पर आजादी के बाद जो हमारा देश का स्थिति रहा है, उस समय के राजनेता रहते थे और राजनेताओं ने जो अपना अपना छाप छोड़ा है, तो आज की राजनीति और पूर्व की राजनीति में क्या अंतर है? निश्चित रूप से जो पूर्व की राजनीति थी, आजादी के पूर्व और आजादी के पश्चात के 2-3 दशकों तक की जो राजनीति रही, वो निश्चित रूप से देश हित की राजनीति थी, समाज हित की राजनीति थी, राष्ट्र हित की राजनीति थी। लेकिन आज की जो राजनीति है, ये स्वार्थ की राजनीति है, सत्ता लोलुपता की राजनीति है। परमार्थ का इसमें कोई प्रश्न नहीं है, देश का कल्याण, जन का कल्याण, इन विषयों की चर्चा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, लांछन की राजनीति है, और मुझे लगता है कि इसी के कारण देश का राजनीतिक भविष्य जो है वो अधर में है, संकट में है। स्वच्छ और स्वस्थ मानसिकता वाले राजनेताओं की भी कमी है, और स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति का भी अभाव दिखता है। बिहार में राजनीति जो चल रहा है, जिसमें पूरे देश में ये कहा जाता है कि बिहार जातीय राजनीति से ग्रसित है, क्या सर यह मिथ्या टूटेगा या नहीं टूटेगा? देखिए, इस संदर्भ में मैं बहुत दो टूक विचार रखता हूं कि आज जहां देश दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, हम एक तरफ विकसित राष्ट्र होने की बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जातिवाद जैसी संकीर्ण धाराओं में आज बंटने को, विभक्त होने को तैयार हैं। कहाँ तो हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, भारत देश का प्रत्येक नागरिक बराबर है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और फिर एक देश में कई राज्य, और कई राज्य में कई जिले, और कई जिले में कई गांव, और उन कई गांवों में कई जातियां। अगर हम सोचते हैं तो इस आधार पर तो हमारा अस्तित्व कहीं है ही नहीं राष्ट्र के तौर पर। और निश्चित रूप से ये जातीय विभेद मिटना चाहिए, और जात आधारित राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ मानसिकता की राजनीति होनी चाहिए, देश हित की राजनीति होनी चाहिए, जात आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने राज्य या अपने राष्ट्र को पिछड़ेपन की ओर ले जाएंगे, समग्र विकास से बेईमानी होगी। इसलिए जात हित की राजनीति छोड़कर हमें राष्ट्र हित की राजनीति की बात करनी चाहिए। आज की राजनीति में सर राजनेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। आने वाले भविष्य में जो हमारे नया युवा नेता उत्पन्न होंगे, उसके लिए कैसे चुनौतियां होगी अमर्यादित भाषा को लेकर के खासकर?
देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से राजनीति में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आप अपने प्रतिद्वंदी के प्रति अपने भावों को रखिए, आप उनकी कमियों को गिनवाइए, आपने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की है उसको जनता के बीच रखिए। लेकिन इसी बीच या तो आप यूं कहें कि किसी के मन में हताशा का भाव है, निराशा का भाव है, जिसके कारण वो अमर्यादित टिप्पणी पर उतर जाते हैं और उनको लगता है कि शायद मेरी इस टिप्पणी पर, शायद मेरे इस बयान पर, मेरे इस वक्तव्य पर लोग मुझसे बहुत प्रभावित होंगे और हमारी ये बातें शायद वोट में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हो, किसी भी स्तर के लीडर हो, राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, अमर्यादित भाषा की भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और ये दर्शाता है कि आप एक स्तरहीन राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं और आप में राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी लोग राजनीति में हैं वो अपनी मर्यादाओं में रहकर अपनी बात रखें। प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, निश्चित रूप से आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन अमर्यादित भाषा या अमर्यादित टिप्पणी से बचने का प्रयास करिए। सर, 2025 के विधानसभा चुनाव में या चुनाव के बाद क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या सार्थक कदम उठाना चाहिए नेताओं से लेकर के आम मतदाताओं, वोटर को, और किसके तहत वोट करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मताधिकार का प्रयोग पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबों को करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में आपको एक बार ही ये मौका मिलता है कि आप अपनी चुनी हुई सरकार, अपने मत से प्रयोग करके चुनी हुई सरकार को सत्ता में लाते हैं। आप पूरे 5 वर्ष इस बात के लिए अगर किसी को कोसते हैं कि भाई ये सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, तो सरकार से ज्यादा जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपने मतदान नहीं किया। और यदि आपने मतदान किया तो आपने सही लोगों का चयन नहीं किया, जिससे सही सरकार का गठन नहीं हुआ और जिससे देश और राज्य के लिए सही पॉलिसियां नहीं बन पाई। अब आपने कही कि बिहार राज्य के संदर्भ में 2025 का जो चुनाव है, तो क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं? तो निश्चित रूप से विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्षेत्र से कुशल कामगारों का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटर है वो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही अपने मतदान का प्रयोग करता है। तो निश्चित रूप से आज विकास। सर, एक बात है जो आजकल ज्यादा खासा चर्चा में रह रहा है, भोजपुरी के छोटे छोटे गीतकार या बड़े गीतकार आज जातीय गानों को दे करके हिंसक बना रहे हैं। और हिंसक बनाने में क्या है कि जातीय गानों पर क्या समाज में असर पड़ेगा, इस पर सर आप कुछ। देखिए, निश्चित रूप से आज की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर वो किसी भी रूप में हो। यहाँ जातीय हिंसा से आपका तात्पर्य है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करना, किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट करना और उस पर गीत का निर्माण करना। यह निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जब आप किसी जाति विशेष के प्रति कोई टिप्पणी करते हैं, कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, कोई अभद्र गीत या कोई अश्लील गीत की प्रस्तुति करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को आप निशाने पर ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका आपसे जुड़ाव समाप्त हो गया, उस पूरी कौम से, उस पूरे समुदाय से, उस पूरी जाति से। तो अगर आपको एक स्वस्थ राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से ये अश्लील और भोजपुरी गाने, चाहे जिस पक्ष की ओर से भी चलाए जा रहे हों, जिस नेता की ओर से भी चलाए जा रहे हों, त्वरित रूप से इनको समाप्त करना चाहिए। और इन फूहड़ और अश्लील गानों का भारतीय राजनीति में कोई स्थान न है, न था और न होना चाहिए। 2 दशक से शांत चल रहा बिहार की राजनीति में चुनावी हत्या आज एक बहुत बड़ा मामला बिहार में आ रहा है। तो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए आगे? मतलब जातीय उन्माद इस तरह के घटनाओं से बढ़ेंगी या इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, बिहार का एक वो दौर भी हम लोगों ने देखा है जब पूरा का पूरा बिहार जातीय हिंसा की आग में सुलग रहा था और सीरीज ऑफ मैसेकर्स यानी कि नरसंहारों की एक लड़ी लगी हुई थी बिहार में। कभी इस जाति विशेष के लोग नरसंहार का शिकार हो गए, रिवेंज में कभी उस जाति विशेष के लोगों ने इन जाति विशेष के लोगों का नरसंहार कर दिया। तो एक लड़ी सी चल रही थी पूरे बिहार में। बहुत मुश्किल से लगभग 95 के बाद
उस तरह के संस्कार, उस तरह के मैसेकर से या उस तरह के नरसंहारों से बिहार मुक्त हुआ, आजाद हुआ। और लगभग इस तरह के चुनावी हिंसा कहिए या जातीय हिंसा कहिए, थम सा गया था, न के बराबर था। इसका मूल कारण है जाति के आधार पर जब आप वोट्स को पोलराइज करना चाहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब जब आप कास्ट विशेष के नाम पर वोट को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं और उसी पर्टिकुलर कास्ट को दूसरा दल या दूसरे नेता भी जब हासिल करना चाहते हैं और उसमें जब वो सेंधमारी करते हैं, तब उस कास्ट के लोगों को एक विशेष नारा देकर, एक विशेष जातीय हिंसा का उन्माद देकर, एक उग्रवाद देकर, एक आतंकवादी नारा देकर जातीय विद्वेष फैलाया जाता है कि मैं ही तुम्हारी जाति विशेष का नेता हूं और तुम किसी दूसरे लीडर की बातों में मत आओ। यहीं से मतभेद और मतांतर पैदा होता है और एक जाति जब टुकड़ों में बंटकर मतदान करने लगती है तो किसी पर्टिकुलर लीडर को फिर ये डाइजेस्ट नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है और यही फिर जातीय हिंसा में तब्दील हो जाती है। और यही अभी ताजा हाल फिलहाल के घटनाओं में भी बिहार में हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगना चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति की जगह बिहार में है, हिंसा के राजनीति की जगह न बिहार में है, न भारत में है, न संसार में है। सर, जिस तरह से नेताओं का बोल बच्चन चल रहा है, तो इस 2025 के चुनाव के बाद एजुकेशन का स्तर क्या रहेगा और क्या अपेक्षा करने चाहिए हमारे नए युवाओं को जो रोजगार से संबंधित बात करते हैं, एजुकेशन का बात करते हैं? तो इस तरह में अगर जिसकी भी सरकार बने तो युवाओं की क्या अपेक्षा रहेगी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है और किसी राष्ट्र का समग्र विकास निश्चित रूप से शिक्षा पर ही निर्भर करता है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि भारत के अगर विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु होने की बात हम लोग कहते हैं तो उसका आधार मिसाइल नहीं है, हथियार नहीं है, उसका आधार शिक्षा है। और भारत के विकसित राष्ट्र होने का मार्ग भी भारतीय कक्षाओं से होकर ही गुजरता है। सरकार बिहार में जो भी आए, निश्चित रूप से उसको शिक्षा के स्तर पर ध्यान देना होगा और शिक्षा को रोजगार परक करना होगा, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना होगा। क्योंकि विद्यार्थी बीए कर लेता है, एमए करता है और तब वो रोजगार ढूंढना शुरू करता है। रोजगार के लिए फिर वो 5 वर्ष 10 वर्ष दौड़ता है, संघर्ष करता है, फिर उसको यहाँ अगर कुछ नहीं मिलता तो वही विद्यार्थी बाहर पलायन कर जाता है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम अभी उपलब्ध है उसको रोजगार परक करना होगा, रोजगार से जोड़ना होगा, ताकि हमारा विद्यार्थी मैट्रिक करे, इंटर करे, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उसको उसके उसी अनुरूप नौकरी उसको बिहार में मिले और उसके लिए उसको बिहार से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। हर स्तर पर स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर, जो जिस स्तर का व्यक्ति है उसको उसी स्तर का रोजगार बिहार में मुहैया हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा अभाव है बिहार में। सरकार से निश्चित रूप से ये अपेक्षा रहेगी कि जो हमारे लोग गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, विभिन्न दवा की फैक्ट्री है, बैग्स की फैक्ट्री है, चमड़े की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है, उन उद्योगों में जो जाकर काम कर रहे हैं, तो अगर सरकार यहाँ उद्योग लगाएगी तो निश्चित रूप से हमारे लोगों का पलायन रुकेगा और घर में रहकर ही लोग रोजगार अर्जित कर लेंगे। सर, आपने अभी चर्चा किया बिहार में रोजगार की स्थापना होना चाहिए। इस स्थिति में अभी बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी है जनसुराज के प्रशांत सूत्रधार प्रशांत किशोर जो मुद्दे लेकर के चल रहे हैं, वहां उस पर आप कहां तक क्या सोचते हैं, क्या सहमत हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की वकालत नहीं कर सकता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि लंबे समय से अगर एक विकल्पहीन राजनीति की दिशा में लोग बढ़ रहे हो तो ऐसे में अगर लोगों को कोई एक मुनासिब विकल्प समझ में आएगा, लंबे समय से अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जनता अगर परिवर्तन चाहती है, आपने अभी हाल फिलहाल देखा नेपाल में जैन जी का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वजह थी परिवर्तन। लंबे समय से परिवर्तन नहीं हो पा रहा था जिससे उन युवाओं के मन में आक्रोश भर गया था। तो निश्चित रूप से अगर कहीं बदलाव की गुंजाइश है, अगर जनता बदलाव चाहती है तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जो परिवर्तन चाहेगी वो ला सकती है। अगर लोग संतुष्ट नहीं है और लंबे समय से संतुष्ट नहीं है और अगर परिवर्तन के लिए उनको कोई विकल्प दिखता है तो निश्चित रूप से जो पढ़ा लिखा जनरेशन है, जो नया जनरेशन है, वो स्वविवेक से फैसला लेकर किसी भी दल, किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है और परिवर्तन ला सकता है।
सर जेएनजी का बहुत चर्चा चल रहा है। ये नया शब्द जो है जेएनजी नेपाल में भी इस तरह का सत्ता परिवर्तन में ही लिया था। जेएनजी को कहां तक देखना चाहिए और जेएनजी को क्या करना चाहिए? जेएनजी को प्रेरित करने के लिए या एजुकेशन में जोड़ने के लिए ये अलग जिस तरह से नेपाल में हुआ, नेपाल में हिंसक के रूप में जेएनजी को देखा गया, भारत में जेएनजी को क्या देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से जेएनजी को हम लोगों को नेगेटिव रूप में लेने की जरूरत नहीं है। ये और बात है कि जेएनजी शब्द जब आम जनमानस तक पहुंचा तब तक उसका एक नकारात्मक या विभत्स रूप सामने में आ चुका था। नेपाल में जो घटना हुई है जेएनजी के द्वारा, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। अपनी बातचीत को रखने का यह तरीका भी नहीं होना चाहिए। यह भी एक स्वस्थ राजनीति का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल। तो जेएनजी का मतलब हमारे यूथ से है, हमारी नई जनरेशन से है, युवाओं से है। और भारत का जो जेएनजी वो है वो निश्चित रूप से पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत और सनातनी परंपरा, देश की राष्ट्रीय गौरव का वाहक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जो यंग जनरेशन है वो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग तथाकथित रूप से उस जेएनजी को उस तरफ मोटिवेट न करके डीमोटिवेट कर रहे हैं, और इस बात की बार बार चर्चा की जा रही है कि नेपाल जैसा आंदोलन। भारत में नेपाल जैसे आंदोलन की कोई जगह ही नहीं है। भारत में जो नेतृत्व चल रहा है, भारत के राजनेताओं का जो स्तर है, भारत के विकास का जो स्तर है, वो नेपाल से कई गुना अधिक है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के जेएनजी को नकारात्मक रूप से कुछ सोचने की जरूरत है। जेएनजी को सकारात्मक रूप से सोचने की जरूरत है और भारतीय राजनीति में सकारात्मक सहभागिता की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है। एक आखिरी सवाल, चलते चलते एक आखिरी सवाल। आप भी गया जिले से हैं और गया जिला की राजनीति देखे हैं। जिले में इस बार का क्या परिदृश्य रहेगा 2025 के चुनाव? देखिए, मैं तो किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष पर कोई तरह की स्पष्ट टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने जिले के लोगों से इस बात के लिए आह्वान जरूर करूंगा कि वो 11 तारीख को अपने घरों से निकलें, मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितने मतों से जीत हार का फैसला हो जाता है, जितने मत से कोई प्रत्याशी जीत जाता है, उतना वोट अनकास्टेड रह जाता है, पोल ही नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो हमको, आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनमानस से ये अपील करना चाहता हूँ, गया की जनता से बारंबार ये अपील करना चाहता हूँ, जेएनजी से अपील करना चाहता हूँ कि वहां और 11 तारीख को खुले मन से, स्वस्थ मन से बिहार में एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल क्रिएट करने के उद्देश्य से मतदान करें, अपने अपेक्षाओं की सरकार को चुने और भारतीय लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। धन्यवाद सर। ये थे हमारे शिक्षाविद डॉक्टर धनंजय धीरज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।